मध्यकालीन और एशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री। तो हमारा जो सबसे पहला क्लास है वो एशियंट हिस्ट्री या पुराने इतिहास के ऊपर है। अब पुराना इतिहास जो है, इतिहास को हम सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन इतिहास का निर्माण, दूसरा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, थर्ड आएगा हमारा वैदिक कालीन इतिहास, फोर्थ आएगा संगम युग या दक्षिण भारत का इतिहास, चौथा हम बात करेंगे मौर्य कालीन इतिहास की, पाँच में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करेंगे, सातवां जो चैप्टर है हमारा उत्तर मौर्य युग जो 200 बीसी से 300 बीसी तक माना जाता है, आठ में हम बात करेंगे गुप्त कालीन इतिहास जो 300 सीई से 600 सीई तक माना जाता है। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और सीई का मतलब है ईसा के बाद का समय। नवे चैप्टर में हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन और दक्षिणावर्ती शासकों के बारे में। हम अब अपने पहले चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जो है हमारा पहला प्राचीन इतिहास का निर्माण। हमारा जो इतिहास है, पुराना इतिहास है, उसका निर्माण किस तरह से हुआ है, सबसे पहले हम ये जानें। तो हमारा जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, वो ऐतिहासिक स्रोत निम्नलिखित मूल स्रोत हैं जिनसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। इतिहास का निर्माण इन्हीं स्रोतों के पर आधारित है, मतलब हमें जो साक्ष्य मिले हैं उन्हीं के आधार पर हमें उन स्रोतों की या पुराने इतिहास की जानकारियाँ मिलती हैं। यह जो हम इतिहास को जानते हैं वो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से हम यह जानते हैं कि यह जो चीज़ें हमें मिली हैं ये कितनी पुरानी हैं। भौतिक अवशेष की बात करें तो भौतिक अवशेष में हमें दक्षिण भारत में पत्थर द्वारा निर्मित एक मंदिर मिला है, ईंट के द्वारा एक मठ मिला है जो मेगलिथ महापाषाण और क्षैतिज खुदाई से दक्षिण भारत में मिला है। इसकी यहाँ से हमें क्या जानकारी मिली है, एक तो मिट्टी के बर्तन का उपयोग कर रहे थे उस टाइम पर, गृह निर्माण योजना हो चुकी थी, कृषि का वहाँ पर कृषि का प्रोडक्शन हो रहा था और पालतू जानवर, मतलब पुराने इतिहास में मानव ने पालतू जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था और उसने हथियार बनाने और सावधान, मतलब लोगों को दफनाने की जानकारी प्राप्त कर ली थी। यहाँ पर दो तरह से, एक ऊर्ध्वाधर खुदाई और क्षैतिज खुदाई हुई है। दूसरा हमें इतिहास का, पुराने इतिहास का पता सिक्कों से चला है और सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र, न्यूमिमेटिक्स कहा जाता है। जो सिक्कों के अध्ययन का मुद्रा शास्त्र है उसको हम इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है। प्रारंभिक में सिक्कों में अधिक प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया जाता था। जब शुरू में सिक्कों का चलन आया तो सिक्कों में ज़्यादा चिन्ह नहीं दर्शाए जाते थे, लेकिन राजाओं और जारीकर्ता के नाम, देवताओं तथा तिथियों के उल्लेख के बाद में सिक्कों में किया गया जाने लगा। पहले सिक्के बगैर किसी सिंबल के बनाए जाते थे और चलाए जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद, सम टाइम लेटर, सिक्कों में, कॉइन्स में यूज करने लगे। उन सिक्कों में राजाओं के नाम होते थे, जो उन्हें चालू करता था उनके नाम होते थे, देवताओं के नाम और तिथियों के नाम देने लगे। स्थानीय और सीमा पार लेन देन भी सिक्कों के द्वारा होने लगा। धातु और सिक्कों की संख्या एक राज्य में व्यापार, वाणिज्य और वित्त की स्थिति को इंगित करती है। पुरालेखन शास्त्र, जो एपिग्राफी जिसे हम बोलते हैं, पुरालेखन शास्त्र को एपिग्राफी बोलते हैं, अभिलेखों का अध्ययन है। पुरालिपि शास्त्र पोलियोग्राफी शिलालेखों एवं अन्य प्राचीन लेखों का अध्ययन है। चित्रमय हड़प्पा अभिलेखों का अभी तक
क्षय नहीं हुआ है। जो चित्र में हड़प्पा में जो अभिलेख मिले हैं उनको अभी तक नहीं पहचाना जा सका है और दक्षिण भारत में मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख मिले हैं। अभिलेखों में सामान्य जन, अधिकारी, सामाजिक, धार्मिक और प्रशासन जैसे अशोक के शिलालेखों के बारे में जानकारी मिली और साथ ही उस टाइम पर शाही आदेश के बारे में भी पता चला कि वहाँ पर शाही आदेश राजाओं के द्वारा आदेश दिए जाते थे। अभिलेखों की बात करें, कुछ अभिलेखों से हमें जानकारी मिली है, जैसे मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों, तांबे के पत्रों, मंदिर की दीवारों और ईंटों या चित्रों पर उत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं। सर्वप्रथम इन्हें 300 प्राकृत ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व भाषा में लिखा जाता था। संस्कृत में इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जाने लगा। अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया गया था और दान, भूमि अनुदान और राजाओं तथा विजेताओं समुद्रगुप्त और पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं हमें, जिसमें हमें 4 वेदों के बारे में, रामायण, महाभारत और स्मृतियाँ और धर्मसूत्र, महाकाव्य, जैन, बौद्ध ग्रंथ, साहित्य संगम और नाटक आदि मिले हैं। उनसे हमें साहित्य पुराने इतिहास के स्रोत मिले हैं। हम बात करें तो प्राचीन काल में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। भारत में सबसे पहले प्राचीन पांडुलिपियां बर्च की छाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी। जो पहले की जानकारियां थी वो पांडुलिपियां वर्ष की छाल और ताड़ के पत्तों पर लिखकर खबर को इधर से उधर पहुंचाया जाता था। कौटिल्य या चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें एक राजा की और उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, राजनीतिक, प्रशासन और समाज के बारे में प्रस्तुत वर्णन करता है। जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें एक राजा को कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, कैसे शासन करना चाहिए, कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की बुक में बताया है। पुराण गुप्त शासन का राजवंशीय इतिहास प्रदान करते हैं। आगे बात करें तो हमें विदेशी विवरण जैसे यूनानी, रोमन आदि आधिकारिक इतिहासकार, राजनैतिक तथा तीर्थयात्री या नाविक खोजकर्ता के आदि के बारे में विवरण मिलता है। सिकंदर के आक्रमण की जानकारी पूरी तरह से ग्रीक स्रोतों पर आधारित है और मेगनीस्थनीज की इंडिका, जो मेगनीस्थनीज ने अपनी बुक लिखी इंडिका, वो मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करती है और मेगनीस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार असंतुलन का वर्णन प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका से प्राप्त होता है। तो प्लिनी ने अपनी नेचुरल हिस्टोरिका की बुक लिखी, उससे हमें भारत और रोमन साम्राज्य के व्यापार के बीच जो असंतुलन हुआ था उसके बीच की हमें जानकारी मिलती है। इन यात्रियों का उस समय के राजाओं ने स्वागत किया और उन्होंने लगभग हर पहलू के बारे में लिखा जहां उन्होंने वहां देखा था, जैसे वास्तुकला, सामाजिक विभाजन, धार्मिक सांस्कृतिक प्रथाएं आदि। अब हमें ये समझ आ गया कि इतिहास जो है, इतिहास की जानकारी कितनी तरह से मिलती है। जो हमारा एसेंट हिस्ट्री है, एसेंट हिस्ट्री को हम 3 तरह से हमें पता चला है। एक तो शिलालेखों से पता चला, दूसरा हमें सिक्कों से जानकारियाँ मिली, तीसरा हमें वेदों से पुराने इतिहास के या इतिहास के बारे में पता चला, चौथा हमें हमारे यहाँ जो विदेशी आए थे उन्होंने अपनी बुकों में लिखा, तो उससे पढ़ने के बाद हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई। तो इतिहास के साक्ष्य 4 तरह से मिलते हैं। एक ग्रंथों से, दूसरा सिक्कों से, तीसरा
स्तंभों से और चौथा विदेशियों से। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो यह इतिहास कम से कम 2 लाख से ईसा पूर्व से 3500 या 2500 ईसा पूर्व के मध्य की अवधि है। ठीक है, जो प्राग ऐतिहासिक काल है वह काल 2 लाख ईसा पूर्व से 3500 से या 2500 ईसा पूर्व की मध्य की अवधि मानी जाती है, जब पहली सभ्यता अस्तित्व में आई थी और इसे 5 कालखंडों में विभाजित किया गया था। जो पहला इतिहास आया था, इतिहास किसी भी सभ्यता जब विकसित हुई थी तो उसको 5 कालखंडों में विभाजित किया गया था, जो प्राग ऐतिहासिक काल में आती है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह युग। प्रस्तर युग की बात करें जिसको हम पाषाण काल कहते हैं। प्रारंभिक में भारतीय इतिहास में पाषाण युग को संस्कृतियों से शुरू होता है, जिनमें मानव प्रजातियों ने अपने अस्तित्व के लिए पत्थर, ग्रीक में इसे लिथोस कहा जाता था, का प्रयोग किया। शुरू में मानव ने पत्थरों का प्रयोग करना सीखा। पाषाण युग को मोटे तौर पर बात करें तो 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, पुरापाषाण काल, जो 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया। दूसरा मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद आया ताम्रपाषाण काल, जो 4,000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना गया। अब बात करें जो पहला है निम्न पाषाण पुरापाषाण काल, जो 7 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। इसको होमो इरेक्टस कहते हैं। होमो इरेक्टस कहते हैं। अगर हम बात करें इस काल की, तो क्रमागत विकास की बात करें तो इसमें मनुष्य ने मांस पकाना, जानवरों को भगाने के लिए आग पर नियंत्रण करना सीख लिया था। इस काल के लोग शिकारक और खाद्य संग्राहक थे तथा वृक्षों के नीचे अपनी गुफाओं में निवास करते थे। निम्न पुरापाषाण काल, जो 7 लाख से 1 लाख के बीच माना जाता है, इसमें मनुष्य मांस पकाना और जानवरों को भगाने के लिए आग का सही उपयोग सीख गया था। इस काल में मानव जो था वो सिर्फ इधर से उधर भटकता था और वृक्षों के नीचे गुफाओं में निवास करता था और भोजन की तलाश में शिकार करता था। उपकरण इसमें जो वो उपयोग करते थे, हथियार उपयोग करते थे, औजार उपयोग करते थे, वो अपरिकृत और खुरदरे उपकरण होते थे, जैसे चापर, कुल्हाड़ी, पेबल्स। यहाँ पर जो आदि मानव या मानव के जो हथियार हुआ करते थे वो चमकीले और धारदार नहीं होते थे, वो हल्के, नुकीले और खुरदरे होते थे। उस हथियार में सबसे पहले मानव ने कुल्हाड़ी का उपयोग करना सीख लिया। उदाहरण की बात करें तो इसमें उपकरण में हस्त कुठार और बिदारनी होती थी। स्थल की बात करें तो बोरी, डिडवाना, भीमबेटका, अतिर अतिरंपक्कम और नागार्जुन कोंडा आदि थे। दूसरा युग है जो मध्य पाषाण काल जिसे बोला गया, जो 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी या नियंडरथल बोलते हैं। इस काल में भाषा का आविष्कार हुआ और मानव खाद्य संग्राहक ही बना रहा। इस काल में क्या हुआ, जो 1 लाख से 40,000 बीसी का समय था, यहाँ पर पुरा पाषाण काल बोला गया। इस काल में मानव ने बोलना शुरू कर दिया। इसमें हथियार फ्लिंट जैसे सख्त पत्थर से निर्मित हल्के उपकरण का प्रयोग करने लगे और सल्क से बने उपकरण जैसे ब्लेड, स्क्रैपर और बोर आदि थे। स्थल की बात करें तो स्थल ये नेवासा, भीमबेटका, डिडवाना उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी के पास के स्थान थे। उत्तर पुरापाषाण युग की बात करें तो जो उत्तर पुरापाषाण युग है वो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस टाइम के मनुष्य होमो सैपियंस कहलाए। क्रमागत विकास की बात करें तो इसमें होमो सैपियंस ने
अन्य प्रजातियां विलुप्त हो गए थे और होमिनिन प्रजातियां इसमें विलुप्त हो गई थी और होमोसेपियंस बन गए। उपकरण की बात करें तो यहाँ पर अधिक परिष्कृत और हल्के उपकरण का प्रयोग करने लगे। इन उपकरणों के दोनों किनारे धारदार होते थे। आगे की बात करें तो उदाहरण यहाँ पर उपकरण ब्लेड, स्क्रैपर और ब्यूरिन के हत्थे में लगाया जाता था, जैसे उससे सुई, हारपून और आदि जैसे हड्डियों से औजार निर्मित होते थे। यहाँ पर मानव औजारों के लिए हड्डियों का उपयोग करने लगा था। यहाँ पर हमने क्या देखा? पुरापाषाण, मध्यपाषाण और निम्न पुरापाषाण, मध्यपाषाण और उत्तर पुरापाषाण देखा। निम्न पुरापाषाण में मानव जो था खाद्य संग्रहक था, पत्थर के औजार बनाना सीख गया। सबसे पहले उसका हथियार कुल्हाड़ी था। मध्यपाषाण काल में इस काल में भाषा का आविष्कार हो गया, मानव खाद्य संग्रहक भी बना और इसे यहाँ पर हल्के औजारों का यूज करना सीख लिया। उत्तर पुरापाषाण काल में मानव ने हड्डियों के द्वारा औजार बनाने सीख लिए और यहाँ पर होमिनिन प्रजातियां समाप्त होकर होमोसेपियंस प्रजातियां मानव की आ गई। ये जो स्थल थे ये रेनीगुंटा, वल्डिया, उत्तर प्रदेश में वेलन घाटी, पटना आदि। मध्य पाषाण काल की बात करें हम तो जो 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व की बात है। इस काल में क्रमागत विकास हुआ जिसमें पहली बार मनुष्य ने धनुष बाण का उपयोग करा। इससे बड़े जानवरों का शिकार करना उनके लिए आसान हो गया। पहली बार समाधान के बारे में यहीं से जानकारी प्राप्त होती है और पत्थर से बने गहने के बारे में पता चलता है और पालतू जानवर भेड़ और बकरियां थी। मध्य पाषाण युग की बात करें तो यहाँ पर मानव ने बड़े जानवरों का शिकार धनुष और बाण से प्रयोग करना सीख लिया। अब बात करें यहाँ पर मानव ने भेड़ और बकरियां पालना भी शुरू कर दिया। उपकरण की बात करें तो यहाँ पर माइक्रोलिथ सूक्ष्म आकार के पत्थरों से बने परिष्कृत औजार थे। यहाँ पर भी अभी मानव सिर्फ पत्थरों के औजार का यूज कर रहा था। पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच संक्रमणकालीन की अवधि बोली जाती है। उपकरण की बात करें तो यहाँ पर धनुष बाण तथा चंद्राकार और त्रिकोणीय, वर्गाकार, आयताकार, अर्धचंद्राकार आकार के अन्य माइक्रोलिथ उपकरण मिले हैं। स्थल की बात करें तो भीमबेटका और महदहा, सराय, नाहर राय, आदमगढ़ आदि हैं। भीमबेटका यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सबसे प्राचीन गुफा चित्र है। अब बात करते हैं नवपाषाण युग जो 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व माना जाता है। क्रमागत विकास की बात करें तो झोपड़ियों में ये रहने लगे थे और इन्होंने जानवरों को पलाना स्टार्ट कर दिया। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि का विकास, गेहूं, जौ, कपास, चावल आदि मिट्टी के बर्तन और हस्त निर्मित और चाक निर्मित दोनों का उपयोग करते थे। उपकरण की बात करें, शिकार और कृषि दोनों के लिए धारदार और पॉलिश किए गए पत्थर के उपकरण का प्रयोग था। उदाहरण उपकरण खंजर, गड्ढा बनाने के लिए छड़ी का उपयोग, सिल पीसने के लिए पत्थर और दराती आरी, गोफन पत्थर आदि लगातार रगड़ कर चिकना किया जाता था। स्थल की बात करें तो ये मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुरझोम, चिरान, ब्रह्मगिरी, कोल्डिहवा और मास्की आदि हैं। ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल के बाद आता है नवपाषाण काल के बाद आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल जो 4,000 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें ताम्रपाषाण काल में मानव पूरी तरह से खेती करना तो नवपाषाण युग में सीख गया था, लेकिन स्थायी और सामुदायिक जीवन की ताम्रपाषाण काल में शुरुआत हुई। यहाँ पर मानव ग्रुप में इकट्ठा रहना सीख गए और यहाँ की प्रमुख फसलें जौ, गेहूं, मसूर, बाजरा, ज्वार, रागी, हरा मटर, हरा और काला चना तथा कपास थे।
चावल और मछली का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता था। तकनीकी रूप से भिन्न, किंतु हड़प्पा सभ्यता ताम्रपाषाण संस्कृति में विकसित हुई। तांबे और पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर अब तांबे और पत्थर का यूज होने लगा। तो सबसे पहले मानव ने, अगर आ जाए कि सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु का उपयोग किया, तो सबसे पहले मानव ने तांबे का ही उपयोग करा। शिल्प और बर्तन की बात करें तो शिल्पकारों के रूप में ताम्रकारों और बुनकरों का विकास हुआ। काले और लाल मृद भांड का प्रयोग किया जाता था। काले मृग भांडों के ऊपर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती थी। उपकरण प्रतिमाएं की बात करें तो इसमें चाकू, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, छेनी, पिन और छड़े तांबे और इसकी मिश्र धातुओं में निर्मित किए जाते थे। अर्ध कीमती पत्थरों की माला और मातृ देवी टेराकोटा की मूर्ति पाई गई। सबों के साथ साथ उपकरणों को भी कलश में दफनाया जाता था। स्थल की बात करें तो इसमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये फैल चुके थे। ठीक है। महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? एक नवदा टोली, जोरबे, दैमाबाद, आहार, बनास, मालवा, इनाम गांव, कौसाम्बी, मेहगांव, आलमगीरपुर, रोपड़ आदि। सीमाएं इनकी क्या क्या थी? ताम्रपाषाण काल में पालतू जानवरों की पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता था और लौह, अश्व और लिपि से अपरिचित थे। यहाँ पर भी मानव लोहे से क्या था? लोहे की जानकारी मानव को नहीं थी। पत्थर के स्थान पर धातु का उपयोग का पता चलता है, किंतु अभी तक पके हुए और ईंट आमतौर पर अनुपस्थित थे। शिशु समाधान की बड़ी संख्या उच्च बाल मृत्यु दर की ओर संकेत करते थे। इसके बाद लौह युग आता है। लौह युग आर्यों जब आर्य आते हैं तब से आर्यों के आगमन के साथ से ऋग वैदिक काल शुरू होता है और उसे लौह युग बोला गया। अभी तक हमने पढ़ा पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मानव मांस पकाना, जानवरों से आग पर नियंत्रण का जानवरों से बचने के लिए आग पर नियंत्रण करना और खुरदरे हथियार बनाना पुरा पाषाण काल में सीख गया। पुरा पाषाण काल में मानव ने पत्थरों का उपयोग करना सीख लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा मध्य पाषाण काल, जिसमें मनुष्य ने धनुष बाण का उपयोग करा, शवों को दफनाने, समाधान की जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है। भेड़ बकरियां पालने की जानकारी प्राप्त हुई, मतलब मानव ने भेड़ बकरियां पालना शुरू कर दिया था और पत्थर के गहनों का उपयोग मध्य पाषाण काल में मानव करने लगा। नव पाषाण काल की बात करें तो मानव झोपड़ी बनाकर रहने लगा और मवेशी पालन करने लगा, धारदार हथियारों का उपयोग करने लगा। कृषि का उसे जानकारी प्राप्त हो गई। और फिर आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में मानव सामुदायिक जीवन में रहना, मतलब लोग एक ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया और यूज चावल और मछली का खाने के लिए उपयोग करने लगे। और हड़प्पा सभ्यता जो है ताम्रपाषाण काल से विकसित हुई। लौह युग की बात करें तो लौह युग जो है वो आर्यों के आगमन के बाद लौह युग माना जाता है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि दयाराम साहनी द्वारा 1921 में पहली बार खुदाई इसी स्थल में की गई और यह मिस्र तथा मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं में से विशाल थी। सबसे उत्तरी स्थल मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी स्थल दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है और पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर जो पाकिस्तान ईरान सीमा पर है। महत्वपूर्ण विशेषताएं इस सभ्यता की क्या थी? ग्रीड पद्धति की तर्ज पर व्यवस्थित नगर नियोजन था। इस सभ्यता में पक्की ईंटों का उपयोग होने लगा। भूमिगत जल निकास की प्रणाली थी। मिट्टी के बर्तनों और मोहरों तथा लिपियों का प्रयोग करना मानव सीख गया था और यहाँ पर दुर्गीकृत नगर नियोजन
बनाए गए थे, चौहदड़ों को छोड़कर। चौहदड़ों में दुर्गीकृत नगर नियोजन नहीं था। सभ्यता के चरण। सभ्यता जो अर्ली हड़प्पन थी वह 3300 से 2600 बीसी का टाइम माना गया। मेच्योर हड़प्पन थी जो वो फिर 2600 से 1900 बीसी का माना गया। और जो लेट हड़प्पन फेज था वो 1900 से 1300 बीसी माना गया। सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी पर मिली है। हड़प्पा सभ्यता अन्नागार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मानव का धड़, पत्थर से बनी लिंग और योनि के प्रतीक चित्रित मृत भांड और मातृ देवी की मूर्ति तथा पासा आदि हैं। दूसरी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूर्ण समाधान और विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार। इस सभ्यता का सबसे बड़ा भवन पशुपति की मोहर और कांस्य की बनी नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चौहदड़ो जो सिंधु नदी पर है। 1931 में एन.जी. मजुमदार द्वारा चौहदड़ो की खोज की गई थी। दवात, लिपस्टिक, धातुकार, शैल आभूषण निर्माता और मनका निर्माता तथा ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पद चिन्ह, मिट्टी की बैलगाड़ी तथा कांस्य के खिलौने गाड़ी मिली है। लोथल जो भोगवा नदी पर है वह 1953 में एस राव द्वारा खोजा गया। समुद्री महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक स्थल समाधान स्थल गोदीबाड़ा, अन्नागार, चावल की भूसी, दोहरा समाधान स्त्री और पुरुष के साथ मिला है। धौलावीरा में एस जोशी द्वारा खोजा गया और आर बिष्ट के द्वारा खुदाई के काम में योगदान दिया गया था। अद्वितीय जल दोहन प्रणाली और जल निकास प्रणाली है। भागों में तीन भागों में यह विभाजित है। यह एक मात्र स्थल मेगालिथिक पत्थर के वृत्त है। उसके बाद इस सभ्यता में सुत कोदड़ा मिला जो गुजरात में है। इसकी खोज सुत कोदड़ा की खोज एस जोशी 1964 में की गई, जहां ये मात्र स्थल जहां घोड़े के अवशेष पाए गए अंडाकार कब्र कलश के साथ समाधान थे। कालीबंगन में घग्गर में खोजकर्ता एस घोष चूड़ी कारखाना, जूता हुआ खेत और ऊँट की हड्डियां तथा अग्निवेदी मिले हैं। हड़प्पा स्थल की बात करें तो हड़प्पा का जो स्थल है वो बनावाली हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य में मिलता है। हरियाणा में बनावाली घग्गर, राखीगढ़ी घग्गर और भगवानपुरा में, पंजाब में रोपड़ जो सतलज नदी के किनारे था और उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर जो यमुना नदी के किनारे मिला है। मानपुर, बड़ा गांव, कुलाल और सुनैली। उत्तर महाराष्ट्र में दायमाबाद जो पिरवर नदी के किनारे मिला है। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो नियोजित शहर और संरचनाएं हैं। शहर एक आयताकार ग्रिड पद्धति में था जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जिप्सम मोर्टार, समकालीन मिश्र सूखे तथा ईंटों का उपयोग किया गया और साथ ही पके हुए मिट्टी के ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। यह शहर दो भागों में विभाजित थी। ऊंचाई पर बना मंच जिसे दुर्ग कहा जाता था और नीचे बनाया गया निचला शहर, यह श्रमिकों का गृह होता था। ज़्यादातर इमारतें में निजी कुएं और हवादार स्नानागार थे। मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत मंदिर और महलों जैसी बड़ी स्मारकीय संरचनाएं नहीं पाई गई। उन्नत तथा जल निकासी प्रणाली भी इसमें पाई गई है। यहाँ पर उन्नत जल निकासी प्रणाली पाई गई है। इस घाटी की मुख्य फसलें कृषि में विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन इसी क्षेत्र में किया गया था, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडन के नाम से संबोधित किया था। मुख्य फसलें गेहूं और जौ थे। केवल लोथल और रंगपुर गुजरात में ही चावल की खेती के साक्ष्य मिले। अन्य महत्वपूर्ण फसलें खजूर, सरसों, तिल, कपास, राई, मटर आदि थीं। जानवरों की मदद से लकड़ी के हल के द्वारा खेतों को जोता जाता था। पर्याप्त खाद्यान्न और अनाज उत्पादन के कारणों किसान से कर प्राप्त किए गए और मेसोपोटामिया की तरह मजदूरी और आपात परिस्थितियों के लिए अन्न को अन्नागार में भंडारित किया जाता था। जानवरों को पालतू बनाना। यहाँ बैल, भैंसों, बकरियों, भेड़ों, सूरों, कुत्तों, बिल्लियों, गधों, ऊँटों को पालतू बनाया गया और कुंवड़ वाला बैल हड़प्पा वासियों का प्रिय पशु था। यह
केंद्रित सभ्यता नहीं थी, लेकिन सुतकोदड़ा, मोहनजोदड़ो और लोथल से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये लोग शेर से अपरिचित थे। ये लोग शेर को नहीं जानते थे। यहाँ हाथी और गैंडे प्रसिद्ध थे। प्रौद्योगिकी और शिल्प की बात करें, यह प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है और यहाँ लोहे से परिचित नहीं थे। महत्वपूर्ण शिल्प कताई, ईंट बनाना, नाव बनाना, मोहर बनाना, मृदभांड का निर्माण और स्वर्ण का मनका बनाना था। व्यापार एवं वाणिज्य की बात करें तो व्यापार अन्नागारों, मोहरों, समान लिपि और विनियमित भार और मानक द्वारा समर्पित था। सुमेरियन ग्रंथ मेलुआ के साथ व्यापारिक संबंध का उल्लेख करते हैं। यह दो मध्यवर्ती व्यापारिक स्थलों दिलमुन बहरीन और माकन मकरान तट का उल्लेख करते हैं। वाणिज्य व्यापार एवं वाणिज्य में आयात सोना, चांदी, तांबा, तिल और लाजवर्द था। इस सभ्यता के निर्यात की बात करें तो कृषि उत्पादन, कपास निर्मित वस्तुएं, टेराकोटा की मूर्तियां, चौधड़ों से मनके, लोथल से कैच सैल, हाथी के दांत की वस्तुएं और तांबा आदि का निर्यात होता था। सामाजिक संस्था में शहरी बस्ती में पदानुक्रम था। व्यापार और पुजारी इस अवधि के महत्वपूर्ण वर्ग थे। हार पटका बावजूद अंगूठी पुरुषों के और महिला दोनों को पहनाई जाती थी। मछली पकड़ना, शिकार करना, बैल की लड़ाई उनके मनोरंजक खेल थे। राजनीति की बात करें तो केंद्रीय प्राधिकरण से ही संस्कृति के एकीकरण को योग देता है। हड़प्पा में पुरोहित शासक नहीं थे जैसे निचले मेसोपोटामिया के शहरों में था, लेकिन संभवतः व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा शासित किया जाता था। मोहर में 3 सींग वाले पशुपति शिव को एक योगी के बैठने की मुद्रा में दर्शाया गया है, जो हाथी, बाघ और गैंडे के सिरे हुए हैं और उनके सिंहासन के नीचे भैंसा तथा उनके पैर के पास 2 हिरण हैं। धार्मिक परंपरा है लिंग, योनि पूजा और व्यापक के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में आर्यों को, गैर आर्यों को लिंग उपासक कहा जाता था। प्रमुख देवी मातृ देवी थी और उनके द्वारा अग्नि की भी पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी के लोग वृक्ष, पीपल और जानवरों में गेंडा, कुबड़ वाले बैल आदि की पूजा करते थे। हड़प्पा वासी भूत और बुरी ताकतों में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने ताबीज का प्रयोग कर लिया था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वह कैसी सभ्यता थी? एक अंधविश्वासी सभ्यता थी। लिपि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन लिपि और चित्रात्मक लिपि थी। बुस्ट्रोफिडाल लेखन शैली प्रचलित थी और जिसमें एक पंक्ति में बाएं से दाएं और फिर अगली पंक्ति में दाएं से बाएं लिखा जाता था। चित्रित मृदभांड की तुलना में सादे मृदभांड आम थे और ये प्रिया लाल मिट्टी के बने होते थे और आमतौर पर मजबूत और अच्छी तरह से पके होते थे। चित्रित मृदभांड को लाल और काले मृदभांड के रूप में जाना जाता था। मृदभांड की बात करें तो चमकदार काले पत्थरों का उपयोग किया जाता था। पेड़, पक्षी, जानवरों की आकृतियां और ज्यामिति पैटर्न के चित्रों के प्रमुख विषय थे। दुर्लभ रंग बिरंगे मृदभांड। मोहरों की बात करें तो अधिकांश मोहरें वर्गाकार 2x2 वर्ग इंच की थी, जो अधिकांश शेल खड़ी से निर्मित हैं। यहाँ मोहरों में एक तरफ एक जानवर, गाय नहीं, या मानव आकृति, दूसरी तरफ एक अभिलेख या दोनों तरफ अभिलेख होते थे। प्रकार वर्ग और आयताकार थे। स्मिथ स्टिक के समान चिन्ह वाली मोहरें भी मिलती हैं। कांसे की ढलाई लॉस्ट वेक्स तकनीकी का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता था। नर्तकी की मूर्ति जो त्रिभंग नृत्य मुद्रा में खड़ी है। कला की बात करें इस सभ्यता में तो पत्थर की मूर्तियां थी। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, लाल दाढ़ी वाला व्यक्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त तथा सैलकड़ी से निर्मित है। इसकी व्याख्या पुजारी के रूप में की गई थी। लाल बलुआ पत्थर की पुरुष धड़ की आकृति थी। हड़प्पा से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था। टेराकोटा आकृतियां कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। टेराकोटा में माता देवी, सिंह वाली देवता का मुखौटा, खिलौना आदि। पतन 2000 ईसा पूर्व के बाद सिंधु सभ्यता में गिरावट आई और धीरे धीरे इसका पतन हो गया। ऐसा माना जाता है कि मिट्टी में कम उर्वरता थी, अवसाद, भूमि में अवसाद और आर्यों का आक्रमण, व्यापार में गिरावट, बाढ़, भूकंप आदि की वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। सबसे स्वीकार्य कारण परिस्थिति असंतुलन को माना गया है। दोस्तों, यहाँ तक हमने आपको जानकारी पुराने इतिहास की दी, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा और पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह पाषाण काल और इस बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को
इसी तरह से आप देखते रहें, जिससे हमें आपको अच्छी-अच्छी वीडियो बना के देते रहें। धन्यवाद।